नमस्कार। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल पटना पहुंच चुका है। अलग अलग शहरों से होता हुआ ये कार्निवल तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पूरी कर चुका है और इस दौरान कई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा है। वहां जो जनता की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको हमने पूरे देश में अपने टीवी चैनल के जरिए पहुंचाया है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की है कि वो इस लोकसभा में किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों के अतिरिक्त जो लीडर्स हैं वो किन मुद्दों को उठाकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। पटना न केवल बिहार की राजधानी है बल्कि इस पूरे इलाके का एक तरह से व्यावसायिक केंद्र भी है। इतिहास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से ये जो इलाका है बहुत ही समृद्ध है। लेकिन आने वाले समय में इसकी समृद्धि की गाथा यहाँ की जनता किसको चुनकर लिखेगी, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो पटना पहुंच चुका है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का काफिला और आज हमारे साथ इस पटना शहर के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं यहाँ पर खास मेहमान। वे बातचीत करेंगे, तमाम सवालों के एनडीटीवी के वे जवाब देंगे। मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं हम रविशंकर प्रसाद जी को। भदौरिया जी नमस्ते। मेरे शहर पटना में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपका स्वागत सवालों से करने जा रहे हैं। वो तो आपका अधिकार है जी, और जनता का भी अधिकार है। 5 साल बाद ये पर्व आता है जब जनता सवाल पूछ सकती है, तो उसी जनता के बहाने हम आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर हैं। पहला सवाल तो नहीं है, लेकिन पहली मेरी ऐसी समझ है कि आप बड़े भाग्यशाली निकले। शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल चले गए, कांग्रेस टिकट नहीं अनाउंस कर पाई, बीजेपी ने आपका टिकट पहले ही अनाउंस कर दिया, तो आप रेस में काफ़ी आगे दौड़ गए। तो इसमें हम क्या करें? हम क्या करें? राम की कृपा हो गई रामलला के वकील पर। रामलला तो मेरे साथ है ही है, लेकिन मैं क्या करूं? पार्टी के लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि पार्टी ने मेरे ऐसे कार्यकर्ता को दोबारा टिकट दिया। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, आप जहां मुझसे बात कर रहे हैं जी, यह है मॉरेलोक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ दुकानें भी हैं, लोग यहाँ खाने भी आते हैं। तो बहुत हमारे शुभचिंतक हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से दुकानदार हैं। तो ये पटना का मिनी कनॉट प्लेस है, ठीक है। तो एनडीटीवी के लोगों के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ भी है। देखिए, मैं भले ही पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन पटना में मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहता हूँ। लोगों से मिलता हूँ, हंसता हूँ, वो मुझसे लड़ते हैं, मैं उनसे लड़ता हूँ, मिलकर काम करते हैं। तो मेरा बिल्कुल एक अनौपचारिक आचरण पटना में रहता है। अब पार्टी ने टिकट दिया, अच्छी बात है। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम नहीं लिया था जी, लेकिन आपने लिया है, तो उनको हमने 2,90,000 वोट से हराया था, ठीक है। और ये मेरी जीत नहीं, ये पटना की जनता की जीत थी और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत थी, ये समझिए आप। तो ये कहा जाता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार जब सांसद जीत जाते हैं तो उनके खिलाफ एक सामान्य तौर पर, प्राकृतिक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है आपके खिलाफ? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा। बहुत सर्वे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है हर सर्वे में मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा माना गया। अगर कुछ लोग नाराज हैं, अगर हैं, तो मैं जाके उनसे मिलूंगा। वो भी हमारे हैं ना, वो भी हमारे हैं और मैं उनका हूं। तो कुछ प्यार की बात होगी, कुछ नोक-झोंक की बात होगी। इसका मतलब आपको पता है कुछ लोग नाराज हैं? नहीं, देखिए, ये मैं कभी भी अव्यवहारिक बात नहीं करता। हाँ, पहले मैं बता दूं कि मैंने पटना के लिए काम क्या क्या किया है, बड़े काम, अगर आप मुझे अनुमति दें। नहीं, बिल्कुल। मैं मंत्री था, विधायक बना, पटना बाढ़ में डूब गया, 8-9 फीट पानी आ गया। मैं था उदयपुर में, कार्यकर्ता ने फ़ोन किया, जनता ने, मैं भागा आया। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, सब इतने में मैं इतने पानी में घूमता था। मैं राहत बनवाया। मैंने कहा कि अगले साल से पटना में बारिश होगी लेकिन पानी जमेगा नहीं। मैं खुद नालों की सफाई करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, पंप स्टेशन। आज पानी पड़ता है, निकल जाता है, क्योंकि एक तरफ गंगा है, एक तरफ पुनपुन है। फिर कोरोना आ गया। कोरोना में खाना पिलाना सबों ने काम किया, मैंने भी बढ़ चढ़ के काम। मैं पूरा ड्रेस पहन करके पीएमसीएच, एनएमसीएच के कोरोना वार्ड में गया था, डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ, क्योंकि मैं देखना चाहता था व्यवस्था कैसी है।
ऑक्सीजन सिलेंडर, बाकी सिलेंडर देना। आपको याद है कि आपको कहाँ लगा था पहला टीका कोरोना का? उसकी सूचना कैसे मिली थी आपको? बिल्कुल, यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था उसकी सबसे पहली सूचना यहीं से आई थी। आप कैसे खबर मिली कि आपको पहला टीका कहाँ लगेगा? याद है कुछ आपको? बिल्कुल, ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया और मैसेज आया। किस पर मैसेज आया? मोबाइल पर। तो देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में काम मैं ही देख रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से कोऑर्डिनेट करके आर.एस. शर्मा जी से हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। 220 करोड़ टीका लगा और सारी सूचना मोबाइल पे गई। तो ये कुछ मैं आपको बाकी पटना में मेट्रो में ले आया प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन से। पटना में अटल पथ जो बना है उसके नीचे रेलवे जमीन नहीं छोड़ रही, उसको छुड़वाया। हवाई अड्डा बन रहा है, महात्मा गांधी सेतु दोबारा बन गया और बहुत सारे काम। अभी मैं पटना में अनीसाबाद से एक लगभग समझिए आप 1000 करोड़ का एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूं, जाम रहता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 3 तलाक, रामलला के वकील, मोदी जी के सिपाही, डिजिटल इंडिया, आप जहाँ ये सब काम तो किया ही, पटना के लिए भी काम किया, आगे और करूंगा जी। तो आपने जो अपने काम गिनाए इस पर जनता की राय ले लेते हैं। प्रभाकर, क्या वो रविशंकर प्रसाद जी के कामकाज से संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी काम गिनाए उन्होंने। तो प्रभाकर, आप एक बार जनता से सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल, हम जाएंगे और जो भी इसमें सवाल पूछना चाहेंगे रविशंकर जी से। एक काम भूल गए, पटना में वकीलों के बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, उसको भी इन्होंने कराया है। मैंने ये सवाल नहीं हुआ, आपके लिस्ट से एक सवाल, एक आइटम छूटा हुआ था, अपडेट कर दिया कि जिन्होंने अपडेट किया। आप बताइए, आपके एमपी सामने बैठे हैं, उनसे सीधा सवाल पूछिए, क्या है? सर, यहाँ पे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं सारे, मतलब आप लोग मेहनत करके आ जाते हैं, बट वो डिलेड रहते हैं। तो मतलब सारे प्रोजेक्ट्स, मैं नोएडा में भी रहता हूँ, वहाँ पे जिस पेस पे एग्जीक्यूशन होता है उस पेस पे एग्जीक्यूशन यहाँ नहीं हो पाता है। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है ये। डबल इंजन की आप बात करते हैं, उसका फायदा नहीं दिख रहा है, और ये बोल रहे हैं कि डिलेड होता है प्रोजेक्ट बिहार में। जी रविशंकर जी, देखो, बहुत सही सवाल आपने किया। एक तो बिहार में आप जानते हो पॉलिटिकल सिचुएशन, कभी इधर कभी उधर। मैं लड़ता रहता हूं, काम कराता रहता हूं। अब आज मुझे खुशी है, नीतीश बाबू ने कहा है कि अब मैं कभी नहीं मोदी जी से अलग जाऊंगा। अच्छी बात है, और उन्होंने भी स्वीकार किया। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और अभी मोदी जी आए थे, कहां कहां गए? औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया। 85,000 करोड़ की योजना या तो उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। आगे और करेंगे, और मैं हूं ना आपका सिपाही, और कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। बिहार, हाँ मैं बोलना भूल गया, मैंने पटना के ग्रामीण इलाकों में 149 सड़कें बनवाई हैं ग्रामीण विकास विभाग से, और करेंगे काम। लेकिन उस यंग मैन का सुझाव अच्छा है कि हम लोग को और तेज गति से काम करने की जरूरत है। विल डू इट, निश्चिंत रहो आप। एक सवाल और है, ये पूछना चाह रहे हैं रविशंकर जी से सीधा। जी नमस्कार सर, पटना साहिब क्षेत्र जो है, हमेशा सांसद वहाँ से बीजेपी का, इससे पहले रामकृपाल यादव जी थे, उस समय से लेके अब तक गाय घाट से लेके जो दरगाह वाला एरिया मिल रहा है, ना कभी रोड बना है और ना ही नाला का कभी पटवार हुआ। कई साल से वहाँ से विधायक भी और सांसद भी बीजेपी का रहा, लेकिन कोई विकास नहीं। अभी भी वहाँ पर रोड आपको मिलेगा अंग्रेज के टाइम का। ठीक है, चलिए। मैं इसका जवाब मुझे देना जरूरी है। उनकी बात का मैं उन्होंने जो बात कही है, ये पूरा अटल पथ से गंगा पथ होते हुए दीदारगंज तक सड़क जा रही है, वो उसी इलाके की बात कर रहे हैं। गंगा की सफाई का पूरा, गंगा का पूरा आपके बैंक्स बने गंगा के किनारे। अब उनकी कुछ अगर कमजोरी है तो मैं व्यक्तिगत देखूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये पूरा जो गंगा पथ बना है, पूरा जो अटल पथ बना है, जो आगे गंगा पथ बन रहा है, ये सब कैसे बन रहा है बताइए आप? तो लगे हुए तभी ना बन रहा है। तो आगे और करेंगे काम, निश्चिंत रहिए आप। जी रविशंकर प्रसाद जी, अब हम राष्ट्रीय मुद्दों पर आते हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगता है, आपके ऊपर और बीजेपी के ऊपर भी, चूंकि आप रामलला के वकील रहे हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। रामनवमी का त्यौहार जैसे ही आता है तो अचानक से यहाँ पर बीजेपी बहुत सक्रिय हो जाती है। पहले, आज से कुछ वर्षों पहले तक इतनी बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती थी, इस तरह से उसका राजनीतिकरण नहीं होता था।
यहाँ पर विपक्ष आरोप लगाता है कि आप राम के बहाने, रामनवमी के बहाने वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। ये आरोप कौन लगा रहे हैं? विपक्ष के नेता। जिनको अयोध्या में जाने का निमंत्रण मिला था प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर, गए क्या वो? बोलिए। वो ये आरोप लगाते हैं। क्यों नहीं गए? वोट बैंक के कारण। अच्छा ये बताइए, अगर प्रभु राम के रामनवमी में जनता सड़कों पे आती है तो इसे क्या परेशानी है भाई? क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं इस सोच की खिलाफत करता हूं। क्या है कि लोगों को परेशानी है तो आप निकालिए ना प्रभु राम का पूरा मंचन करिए, हम कहाँ मना करते हैं। आप महादेव के गीत गाइए, आप भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी पर निकलिए। और जो विरोध करते हैं उनको मैं बता दूं कि धारा 370 के हटने के बाद अब कश्मीर के लाल चौक पर भी रामनवमी का जुलूस निकलता है कि नहीं? जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का पूरा वो गीत गाए जाते हैं कि नहीं? और शिवरात्रि में तो महादेव के गीत गाए जाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा, जिनको परेशानी पटना से है वो चले जाएं श्रीनगर और देख लें। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि रामनवमी बीजेपी माहौल को विषैला बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। वहाँ पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है, गोली चल जाती है। गोली चलती है, पथराव होता है कि करवाए जाते हैं? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। ममता जी का मैं सम्मान करता हूं, बहुत संघर्ष से आगे निकली थी, लेकिन वोट बैंक के कारण जो उन्होंने बंगाल का हाथ किया है उसके मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। याद करिए मंच पर वो किस तरह से बैठी हुई थी और कौन लोग खड़े थे। ईद का दिन था ना, सबको ईद मुबारक। वहां से वो कह रही हैं शांत रहना, दंगा करवाया जाएगा। क्या मतलब है इसका? ये ठीक नहीं है। देखिए, ये देश हिंदुओं का भी है, देश मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति के कारण। मैं 3 तलाक का किसने विरोध किया था? मैं इतना कानून मंत्री। 3 तलाक का विरोध किसने किया? लालू प्रसाद ने किया था, तेजस्वी ने किया था, ममता जी ने किया था, सोनिया जी ने किया था। क्या मतलब है? पाकिस्तान में 3 तलाक बैन है, बांग्लादेश में बैन है, अफगानिस्तान में बैन है, जॉर्डन में बैन है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। आप जाइए पटना सिटी में सब्जी बाग में 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं ऐसे भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान लाया है। आप भी जानते हैं। तो ये ठीक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं देश हिंदुओं का भी, मुसलमान का भी है, तो फिर जब सीए के रूल फ्रेम किए गए तो केवल हिंदुओं को आने की इजाज़त है, और इस बात पर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर मुस्लिम पक्ष का सबका विरोध है। पर सीए कानून क्या है? सीए कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू, सिख, पारसी और क्रिश्चियन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पीड़ित हैं, अपने आस्था के कारण उनको भारत में आने का स्थान देता है। बार बार कहा गया, और मैं आपके सामने आपके चैनल पर कह रहा हूं, सीए का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। अब फिर भी लोग कहते हैं तो छोड़ दीजिए। तो ये इलेक्शन से ठीक पहले रूल्स फ्रेम किए गए सीए के, राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। क्या इन दोनों मसलों पर ये चुनाव रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है? सीए का कानून कब पारित हुआ था? 4 साल पहले ना। अब रूल्स बना है। रामलला कब से अपने स्थापित होने के लिए परेशान थे? 500 साल से। विकास भदौरिया जी, किसी चुनाव से इसका मतलब नहीं है। प्रभु राम वहां बैठे, ये इस देश की अपेक्षा थी। आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर थे और औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि अगर बिहार में गुंडे बदमाश परेशान करें तो उनको यूपी भेज दीजिए, हम बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। लेकिन वो यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा गए। नहीं, देखिए एक बात बताएं, योगी जी का मॉडल पूरे आज भारत में, आपके मध्य प्रदेश में नहीं लोग अपेक्षा करते हैं क्या? प्रभावी शासन क्या होता है, योगी जी ने उसका एक परिचय दिया है। और आज जब मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मैं भी स्वीकारूंगा कि 2005 से 2010 जब नीतीश जी की सरकार थी हम लोग के साथ,
तो यहाँ बहुत प्रभावी रूप से काम किया गया था। विकास जी, आपने बिहार को जंगल राज में कभी देखा है क्या? बिल्कुल, मैं तो याद है उस समय आपको? इलेक्शन कवर करने आते थे जी ना, इस सड़क पर महिलाएं शाम के 6 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी। दुकान 7 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे। आपके रविशंकर का एक और परिचय है ना, कि भूल गए आप? बिल्कुल। चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी करा के लोगों को जेल भेजने वाले वकील रविशंकर आपके सामने बैठे हुए हैं ना। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, ये क्या मतलब है? आज वहां से बिहार को निकाला गया है। चीजें सुधर रही और सुधरेंगी। और नीतीश जी जो छोड़े हैं, जो मैं समझता हूं उसका बहुत बड़ा कारण है बालू माफिया, बाकी माफिया। कभी एक बार चले जाइए दानापुर, उसके आगे आ रहा। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ताल ठोक के और शर्त लगा के कह देते हैं कि आप तय करवा लो कि नीतीश जी आप नहीं पलटी मारेंगे। ऐसा है, तेजस्वी जी तो बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, और आज मैं आपके चैनल पर उनकी एक बड़ी बात कह ही देता हूं। क्या कहा उन्होंने? हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, है ना? बिल्कुल, बता रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, हाँ, मैं आता महंगाई हूं। मुद्दा है। हाँ, मैं आता हूं। अब तक आपने मुद्दा नहीं पूछा। आप लड़ रहे हैं 23 सीट, जीतेंगे 0 सन्नाटा। मतलब समझते हैं आप ना, ये बिहारी भाषा है, 0 सन्नाटा। हमारे यहाँ भी बोला जाता है। सरकार का पता नहीं, ताल ठोक रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? अरे कभी तो गंभीरता से बात की जाए, यही तो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं। जिन जिन कंपनी ने गड़बड़ की, उन्हीं से इलेक्टोरल फंड के जरिए पैसा ले लिया बीजेपी ने। केजरीवाल जी अभी जेल में है ना। ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले केजरीवाल जी जेल में हैं। रोज उनका याचिका रिजेक्ट हो रही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट पढ़ने में कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब है इसका? और कमाल है साहब, जेल के अंदर है लेकिन कह रहे हैं जेल से ही शासन करेंगे। वैसे एक और मॉडल सुना है। वैसे इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो जेल में रह के शासन नहीं कर सकते। मैं आता हूं। राबड़ी देवी के एग्जाम्पल से काफी प्रभावित लग रहे हैं? जिस तरह से उनकी पत्नी आजकल टीवी पे दिखाई पड़ रही हैं, वही होने वाला है। अब देखिए, ये भी हो ही जाए। केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे के शिष्य, इतनी बड़ी बड़ी बात यहां तक चले आए। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लेकिन जो बिहार की स्थिति है, बिहार में बार बार सरकार की अल्टा पलटी होती है, राजनीति के लिए ये भी नैतिक तकाजा नहीं है? ये आपने सही कहा, मैं मानता हूं। देखिए, नीतीश जी हम लोग के साथ थे, अच्छा काम किया है, सच्चाई है। नीतीश जी बीच में 2 बार हमें छोड़ के गए, ये भी सच्चाई है। नीतीश जी ऊब कर हम लोग के साथ चले आए, ये भी सच्चाई है। आज घोषणा कर दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पब्लिकली पीएम के सामने किया। तो जो बीत गई सो बात गई। वो हमारे साथ थे, आए हैं, मिलकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि देखिए, मोदी की गारंटी पे तो देश को भरोसा है, बिहार को ही भरोसा होगा। नीतीश कुमार की गारंटी पे आपको भरोसा है? देखिए, फिर मैं कहूंगा, नीतीश जी के साथ हम लोग जेपी मूवमेंट के साथ थे, हमसे बहुत सीनियर हैं, तो नीतीश जी आते जाते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, और बहुत विनम्रता से कहूंगा, नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार है, तो स्वीकारना पड़ेगा। और शायद जो परिवार चल रहा था, देख जानते ही हैं जी। अच्छा, एक चीज मुझे बताने दीजिए, परिवार में तो लालू जी ने जोरदार बैटिंग कर दिया ना, इसमें कोई शक नहीं है। अपने मुख्यमंत्री, आप लोगों का जो पसंदीदा मुद्दा है ना, परिवारवाद, अब रुके, अब देखिए उसी पे आने वाले हैं आप। अपने मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री एमएलसी, बेटा उप मुख्यमंत्री, एक बेटा मंत्री, एक बेटी एमपी, राज्यसभा की एमपी का इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी बेटी आ गई। तो उन्होंने एक प्रकार से इंडिया में हाईएस्ट स्कोर किया है ना। लालू जी का इसमें जवाब नहीं, वो किसको आगे बढ़ाए उनका विषय है, लेकिन परिवार को बढ़ाने में लालू जी ने नंबर 1 बैटिंग कर दी जी। अब इस पर आ जाते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तो आ ही रही है और सरकार में इस बात की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगले 100 दिन में सरकार को क्या क्या करना है, और उसके लिए बाकायदा एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये बात खुद कही है, 15-20 लाख लोगों से सजेशन लिए हैं। आप सरकार का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, फिर जीत के जाएंगे, फिर मंत्री बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन आप
उस 100 दिन के भीतर बिहार के लिए, पटना के लिए आपके मन में क्या योजना है? देखिए, मोदी जी जो काम करते हैं ना, वो बहुत यूनिक तरीके से काम करते हैं। 14 की मैं बात कहूं, आप थे रमला ग्राउंड में, उन्होंने कहा था अगर मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया तो मैं ऐसा देश बनाऊंगा जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंडियाज टैलेंट IT प्लस IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। आज करके दिखाया कि नहीं? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से लेके बाकी काम करके दिखाया कि नहीं? आज बिहार को भी फायदा हुआ। मैं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 बनाऊंगा। आज पटना की आप जाइए, यहाँ से बक्सर ड्राइव कर जाइए, निकल जाइए यूपी, निकल जाइए दिल्ली, निकल जाइए लखनऊ। आज मैंने पटना से वंदे भारत ट्रेन चली कि नहीं, कोलकाता के लिए, रांची के लिए, अयोध्या होते हुए लखनऊ के लिए, एक और चलिए जलपाईगुड़ी के लिए, उसका मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने नहीं चलवाई है। लेकिन मैंने 3 चलवाई पुश किया, मैं बता रहा हूँ। पटना में मैं हार्डिंग पार्क पर नया स्टेशन बनवाने जा रहा हूँ। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया, जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पटना हवाई अड्डा को भी इंप्रूव करा रहा हूँ लगभग 1400 करोड़ रुपए की योजना से। तो बिहार में और भी काम करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा PM 3 बार आए और 85,000 करोड़ रुपए के काम करके गए। बरौनी में फर्टिलाइजर प्लांट है ना, 20 साल से बंद पड़ा था, 20 साल से या 25 साल से। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया, आज वो चलना शुरू हो गया। रिफाइनरी चलनी शुरू हो गई कस कर करके। तो बहुत काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, आप NDTV के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों के भी सवालों के जवाब दिए आपने। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी आवा अरे बाबू खिलावा, अपने भी आवा अरे सबके बतावा, आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका, आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका। गावे गावे खुशी की लहर है पूरी छाई, लहर है पूरी छाई, लहर है पूरी छाई। 5 साल बाद हो चुनाव की घड़ी आई, चुनाव की घड़ी आई, चुनाव की घड़ी आई। गावे गावे खुशी की लहर है पूरी छाई, 5 साल बाद हो चुनाव की घड़ी आई। सबके बतावा अरे सबके बतावा, सबके बतावा अरे सबके बतावा। आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका, आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका, आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका, आवा आवा भैया हो बहिनी, आवा आवा काका। ए भैया, तो चुनाव का माहौल बड़ी तगड़ा है और वोट देने जरूर जाना है और अपने अधिकार को समझना है, क्योंकि वोट देना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। NDTV इलेक्शन कार्निवल का काफिला आज पटना में है। यहाँ पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुटे हुए हैं, उनको हम मंच पर बुलाएंगे ताकि चर्चा की शुरुआत कर सके। सबसे पहले बीजेपी के नेता नीरज कुमार को हम आमंत्रित करते हैं, वे मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा अजिया यादव RJD की प्रवक्ता हैं, महिला नेत्री हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं ताकि वो जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ पर RJD, उसकी तरफ से अपना पक्ष सामने रख पाए। इसके अलावा NK साहब यहाँ पर हैं, हम उनको प्रोफेसर NK साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, NK चौधरी साहब, उनको हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। अपनी खरी वाणी और खरे स्वभाव की वजह से सभी नेताओं को वो चुभते भी हैं, लेकिन उनको पसंद भी इसलिए किया जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं नीरज कुमार, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नीरज कुमार जी, जो मुद्दे हैं यहाँ पर,
वो जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो आप दे रहे हैं लेकिन नीतीश की गारंटी कौन देगा? जब मोदी की गारंटी की बात आती है तो पूरे के पूरे एनडीए की गारंटी की बात वहाँ होती है। पूरे समझिए कि एक तरह से वो एनडीए का घोषणा पत्र है। वहाँ इनकी तरह नहीं होता कि हर दल अलग अलग घोषणा पत्र अपना जारी कर रहा हो। अभी देखिए ना, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो वह 30 लाख नौकरियों का वादा करती है। वहीं आरजेडी अपना अलग घोषणा पत्र जारी करती है तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा करती है। कहीं कोई तालमेल नहीं, कहीं कोई तारतम्य नहीं। लेकिन एनडीए में कहीं भी इस तरह की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सबका एक सुर, एक ताल, एक लय है। सब एक साथ कदम ताल कर चलते हैं। जी अजिया, आज तो लग रहा है अजिया यादव जी कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए और उन्होंने आज फिर ऐलान कर दिया कि वो एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं और एनडीए के साथ ही आखिरी तक रहेंगे। क्या जो आरजेडी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, बार बार ये पूछा जा रहा था कि इस बार चचा पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी है, उसी का नतीजा है? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर नीतीश कुमार जी को बार बार एक ही बात क्यों कहनी पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लोग का मानना है, पब्लिक का मानना है, यहाँ भी आप किसी से पूछेंगे सबको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे। और मोदी जी किस गारंटी की बात कर रहे हैं? वो तो कई सारे वादे, जुमलेबाजी तो उनकी 14 में चली थी, उसकी गारंटी कौन लेगा? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, ये सब क्या था? गारंटी नहीं था, ये भी तो उनके मैनिफेस्टो में था। तो आज उनकी गारंटी पे कौन विश्वास करने वाला है? एक सुर ताल क्या, सिर्फ मोदी जी का ताल चलता है, अमित शाह जी का सुर चलता है और गारंटी कच्ची है। ये शायद आंखें बंद किए रहते हैं या जानबूझ के जनता को भरमाते हैं। आप सिर्फ ईपीएफओ का डाटा देखेंगे तो 2014 में उसमें 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन था। कोई भी आदमी बैठ के मोबाइल पर खोल के यहाँ देख सकते हैं। आज की तारीख में 26 करोड़ का रजिस्ट्रेशन उसमें है। 14 करोड़ का इजाफा तो सिर्फ यहाँ हुआ है। इसके अलावा 45 करोड़ मुद्रा लोन लगभग दिए गए। क्या इससे रोजगार का सृजन नहीं हुआ? कार मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज दुनिया में 3रे नंबर पर है। क्या इससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के तीनों डायमेंशन मैं बात करता हूँ, एक नया टर्म बता रहा हूँ, फिजिकल, सोशल डायमेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर का और डिजिटल डायमेंशन, सब में भारत का शानदार इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा? अस्पताल, पुल पुलिया, रोड, आज पटना के लोग ही देखिए ना, आज हम लोग को अयोध्या जाना होता है तो क्या बात करते हैं कि अरे भाई चलिए ना बाई रोड ही चलते हैं, रोड बड़ा अच्छा मोदी जी बना दिए हैं। तो ये तो माहौल बन गया है, हर लोगों को पता है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है। आपकी तो आप ये कह रहे हैं काम पर माहौल ज्यादा भारी है? बिल्कुल, काम इतना मोदी जी ने करके दिया। देखिए किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, वो महिलाओं को उन्होंने रसोई गैस दिया। आप किसी गांव, मेरी बात छोड़िए, आप किसी गांव में चले जाइए, वहां सबसे गरीब तबके के महिला जो है, बूढ़ी महिला, बतासा बेचने वाली, बर्फ बेचने वाला साइकिल पर जो बेचता है, आप उसको पूछिए कि आपके खाता में पैसा मिला कि नहीं मिला, वो बोलेगा हाँ मोदी जी ने पैसा भेजा है, 10 साल में मोदी जी ने पैसा भेजा है उनको। क्या ये उपलब्धियां काम के बजाय नाम ज्यादा भारी पड़ रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों की अपनी बाध्यता होती है और वो अतिशयोक्ति में विश्वास करते हैं, वो अतिशयोक्ति में पार्टियां विश्वास करती हैं और यह उनकी मजबूरी है। सच कहीं बीच का होता है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ होगा। रोजगार 2 तरह के होते हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर, एक फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर रोजगार में लगातार गिरावट हो रही है और ये गिरावट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके ऑथर मनमोहन सिंह थे, तब से शुरू है। आपको मैं बताऊं कि नेशनल कमीशन ऑन इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसके चेयरमैन थे अर्जुन सेन गुप्ता, जो कांग्रेस के राज्यसभा में एमपी थे, प्रोफेसर थे और मेंबर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन थे। उस कमीशन के अनुसार उस वक्त 2004-05 में 77% लोगों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए से कम थी और 93% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे। अब उसके बाद से लगातार इनफॉर्मलाइजेशन, मैं बिहार की बात कर रहा हूं क्योंकि आप बिहार में लोकेटेड हैं। नीतीश जी कल तक महागठबंधन के साथ थे, आज यहां हैं, कल वहां जा सकते हैं। ये पार्टियां छोड़ सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार को मैंने पहले भी कहा, सम्मान करता हूं उनके बड़े योगदान के लिए भी, लेकिन मैंने कहा ही इज ए मैकियावेलियन पॉलिटिशियन एट इट्स बेस्ट एंड एट्स वर्स्ट।
मैकियावेली बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ था, गांधी जी के जन्म से 400 साल पहले जन्म हुआ था। कुछ भी करना संभव है, नीतीश उसके प्रतिमान है। लेकिन मैं ये कहना, व्यक्तिगत उन पर ये टिप्पणी करना, आज देखिए नीतीश हो और लालू जी हो, यहाँ जो फॉर्मल सेक्टर जॉब्स है, आज यह प्रोफेसर भी नहीं है, पूछिए इनसे यहाँ कितनी बड़ी संख्या में कॉलेजेस में सीट खाली है प्रोफेसर्स की, और जिनकी बहाली हुई है गेस्ट फैकल्टी, 11 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्या कर रही थी बीजेपी, क्या कर रहे थे नीतीश कुमार, क्या कर रहे थे लालू? ये सवाल आप दोनों से, नीतीश कुमार जी आपकी सरकार है, और मैं एक जमीन से जुड़ा मुद्दा उठाया है। अगर शिक्षक का पेट खाली होगा तो वो कैसे शिष्य को शिक्षा देगा? एक मिनट, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। आपने जो बात उठाई, मुद्दा उठाया, उसको यहाँ पर एड्रेस होना जरूरी है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव ने बिहार को कैसे तबाह किया। अभी तो तनख्वाह आपको दे रहा है, आपकी सरकार है, तो आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? कितना सुधार हुआ है? अरे अभी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं आप, शिक्षक का पेट खाली है, शिक्षक को कैसे शिक्षा देगा? ये लोग लालू प्रसाद यादव फोबिया से बाहर निकले। ये चुनाव है नेशन फर्स्ट वर्सेस फैमिली फर्स्ट का। हम लोगों का एक नारा रहता है नेशन तो अभी तनख्वाह और कुछ दिन और नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल तनख्वाह मिलेगी, बिल्कुल तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अभी चूंकि आचार संहिता लागू है तो मैं यहाँ किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकता। तनख्वाह आचार संहिता के दायरे में नहीं आती। तनख्वाह मिलेगी, क्यों नहीं तनख्वाह मिलेगी? घोषणा करने की इन लोगों जरूरत ने है। अभी कुछ दिन पहले ये थे और नीतीश कुमार जी स्वयं कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को इन लोगों ने लूटा है, तबाह किया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर भी कहा है, उन्होंने लूटा है, तबाह किया है, विभाग को कंगाल किया है। अभी विभाग कौन से मुक्ति मिली है? राजद के ही मंत्री शिक्षा विभाग में पहले भी रहे थे और अभी भी रहे, अभी मुक्ति मिली है। अब चमत्कारिक अंतर निश्चित देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने एनईपी लाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वह लागू होते ही देश में एक शिक्षा की क्रांति देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोगों का कम्युनिकेशन का तकनीक हर चीज 6G 5G जी बिल्कुल। आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि जब भी ये बात होती है कि बिहार में कुछ बिगड़ा है तो लालू यादव का नाम ले लिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब लालू यादव के पोस्टर से तस्वीरें गायब हुई थी, तेजस्वी को चेहरा बनाया गया था, तो लोगों ने सोचा कि नई जनरेशन, युवा पीढ़ी नया प्रयोग कर रही है, अब शायद जंगल राज नहीं लौटेगा। लेकिन घर में ही देखा, इस लोकसभा में घर में ही टिकट बांट लिए। अब तेजस्वी का ही भरोसा नहीं है, वो भी पिताजी के तभी तो कहा कि इनके लिए फैमिली फर्स्ट, ये परिवारवादी, वंशवादी, परिवार से आगे ये कुछ सोच ही नहीं सकते। ये परिवारवाद की तो बड़ी बात करते हैं, लगातार मैं सुन रही हूँ परिवारवाद परिवारवाद। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? पिताजी, चाचा जी, बेटा जी, जीजा जी। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, भाजपा में एक उदाहरण नहीं आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पूरी की पूरी पार्टी किसी एक परिवार के पॉकेट में हो। तो पूरी की पूरी वाली पार्टी को अपने अलायंस में रखे हुए पूरी की पूरी पार्टी उसके पॉकेट में है। यहाँ ठीक है, किसी का बेटा अपनी मेहनत के काबिलियत के दम पर संघर्ष कर आगे बढ़ा, लेकिन इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको वंशवाद नहीं कहते। कोई जरूरी नहीं है कि कल अमित शाह जी का ही बेटा, जेपी नड्डा जी का ही बेटा भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। यहाँ कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता नीचे से ऊपर आकर के कोई स्थान हासिल कर सकता है। और स्वयं मोदी जी इसके उदाहरण है। आरएसएस कार्यालय में मोदी जी दरी बिछाया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे। आज देश के पीएम है। भाजपा का ये कल्चर है, इसकी तुलना कृपया राजद से मत करिए आप, इसकी तुलना राजद से मत करिए। जवाब दूं, भाजपा की तुलना वाकई राजद से नहीं की जा सकती है। हम हे राम बोलने वाले हैं, नाथू राम बोलने वाले नहीं है। ये लोग नाथू राम बोलने वाले हैं, ये लोग उसके पुजारी हैं। अरे आप लोग राम का विरोध करने वाले हैं। अयोध्या में रामलला को आप लोगों ने आजादी के समय पीछे चले सालों तक टेंट में रखा, पीछे चली जाऊंगी। 50 सालों तक टेंट में रखा। हम लोग करते हैं राम राम, हम लोग करते हैं जय श्री राम, और जो गुंडागर्दी बिहार में करेगा उसका करेंगे राम नाम सत्य है। मैं पूछती हूँ, नीरज जी बोलने दीजिए, अजिया को बोलने दीजिए। मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मजबूर हैं जय श्री राम बोलने के लिए, बोलेंगी, पार्टी से जुड़ी है, पार्टी का की आदत है। यही भरम आपका है, मजबूर नहीं है। मैं पूछती हूँ, आस्था का बोलने दिया जाए। इनमें से सारी काबिल महिलाएं हैं, सारी सशक्त महिलाएं हैं। अभी बोलने दे। लोकसभा का टिकट जब बांटा गया, आप लोग को क्यों छोड़ दिया गया? क्या आप लोग को हिम्मत है पूछने नहीं का? छोड़ा गया, हम लोगों ने तो बांटा, निकालिए ना। आप लोग संतुष्ट हैं। 20 सीट पर अच्छी बात है, बीजेपी की महिलाएं संतोषी है। अजिया ने वाजिब सवाल उठाया, बिहार में आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया, बताइए। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बोलने दे। कितनी महिलाएं
हमारे यहाँ लड़ रही है बोलने चुनाव। दे। कितनी महिलाएं मुझे राज्यसभा से हैं। बोलने दे। हम इनकी तरफ नीरज जी, यही बात पूरी बीजेपी की करने दीजिए। परंपरा नीरज है। जी, लोकसभा आईना लड़ने नीरज जी, दिखाओ, थोड़े ना नीरज है। जी, साथ-साथ नीरज जी, बोलने नहीं हमारा बोलते। मापदंड यहाँ से होगा। नीरज जी, बहुत बात खुशी- पूरी करने दीजिए। अच्छी बात है, बीजेपी की महिलाएं संतोषी हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अपने पतियों को, अपने भाइयों को आगे करें, लेकिन दुख होता है ऐसी होशियार सशक्त महिलाओं, क्या इतने सारे सीट में एक महिला काबिल बिहार में नारी रही थी? सशक्तिकरण इसका क्या- बिल नारी भाजपा सशक्तिकरण लेकर कहाँ आई, है? आप जिसको जवाब आपके दें। सांसद एक टिकट फाड़ के नहीं मिला। फेंक दिए थे मेरी संसद म- में, जो मेरी अडवाणी महिला जी के बहन है, हाथ से छीनकर। संतोषी की याद मुंह में करिए, और शांति वो से भाजपा बैठी है। और मोदी मैं जी इनका लेके नमन आए, करती हूँ, लेकिन उसमें अपनी महिला आरक्षण की महत्वाकांक्षाओं बात को बढ़ाएं। है। ठीक है, जो बात आपने उठाई ना अजिया, नीचे सवाल ले लेते हैं, हमारे ठीक है, ये सहयोगी नहीं प्रभाकर चाहती हैं है यहाँ लड़ना, पर, अच्छी बात। उनसे जान लेते हैं कि क्या महिलाओं को कम टिकट देने से यहाँ पर मौजूद महिलाओं के बीच कोई नाराजगी है, कोई दुख है, कोई क्षोभ है। प्रभाकर जी बिल्कुल, ये सवाल जो है तो महिलाओं से ही बनता है। आपका काम केवल नारा लगाना है, और आरोप ये लगा रही हैं कि आपको इस्तेमाल किया जाता है केवल नारा लगाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए। बिल्कुल नहीं, बीजेपी में यह तो कभी हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मंडल के जो भी सदस्य हैं वो कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए हमारा इस्तेमाल कोई कर ही नहीं सकता। और हम सब बहुत खुश हैं। आप ये बोल रही है ना कि आप टिकट के दावेदार नहीं हैं, आप लोग में से किसी को भी कोई टिकट नहीं चाहिए, आप निस्वार्थ भाव से बीजेपी और पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। संगठन है उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर है, लेकिन पार्टी नीचे स्तर के लोगों को भी देखती है, ये हम लोग देखते आ रहे हैं, तो हम लोग उससे संतुष्ट है। हमारा जब बारी आएगा, चलिए, इससे अच्छी बात नीरज जी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है प्रभाकर कि जी, आपके प्रभाकर पार्टी जी, की एक सेकंड, आपके पार्टी अभी की तुरंत जो ये राज्यसभा वर्कर से हैं, भेजा गया महिला को इनको हमारे कुछ यहाँ नहीं से। चाहिए। नीरज जी, कुछ राज्यसभा नहीं में चाहिए, महिला इससे को अच्छी भेजा कोई गया। बात नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। मैं राजद की प्रवक्ता बड़ी बहन इनसे पूछना चाहता हूं कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो तेजस्वी जी ने सिंगापुर से अपनी बहन को बुला करके दिया, क्या राजद में कोई महिला सक्षम नहीं थे जिनको टिकट दिया जा सका? जी बिल्कुल, ये अजय जी वाजिब सवाल है। अजिया, आप महिला अजिया। सशक्तिकरण की बात करती हैं, आप शायद उनको जुड़ाएंगी, छपरा से कैंडिडेट भी हैं, बट सिंगापुर से बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या आपके पार्टी में यहाँ बिहार में कोई नहीं है ऐसा? वाजिब सवाल, वाजिब। मैं पूछती हूँ, रोहिणी आचार्य जी का कैंपेनिंग सब लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं, क्या वो काबिल कैंडिडेट नहीं है? क्या वो जीतने वाली नहीं है। कैंडिडेट नहीं है? काबिलियत सिर्फ ये कि एक लालू मिनट, यादव जी की इनको बेटी भी है। शांत करें। क्या यही क्राइटेरिया वहाँ है मैं टिकट मिलने देखती का हूँ। कि नीरज लालू जी, परिवार का आदमी नीरज हो? जी, आपसे मुझे निवेदन है, अपनी आपत्ति है, प्रतीक्षा कीजिए बारी। मुझे बीच में मत आपत्ति टोकिए। है, मैं अपने पार्टी की कल्चर को दिखाते हुए ओवरलैप करके नहीं बोलती हूँ, ये बीजेपी की परंपरा दिखाते हुए जब मैं बोलती हूँ तब ये भी बोलते हैं। जी, आप इस पे अपनी बात एक्शन पूरी लेना कीजिए। चाहिए। मैं आप लोगों को रोकूंगा, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, लोगों ने भी उतने ही तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन धैर्य के साथ कार्यक्रम भी उन्होंने सुना। यहाँ पर जो मुद्दे उठाए गए उन पर जवाब भी आए और सवाल भी बार बार हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने जिस तरह से एनडीटीवी के इस कार्निवल में, इलेक्शन कार्निवल में अपना सहयोग दिया, उसके लिए पटना के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग जो लोग भी बिहार में आए हैं तो बिल्कुल कुछ बिहार के जो रसीली, बिहार का जो रस है उसे सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। आजो मिथिला नगरी आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरी आने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और हमारी बिहार से ही सीता मैया हमारी ही इस धरती से हैं और हमें बहुत ही ये गर्व की बात है।
रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।